हेलो, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का ग्लैक्स एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे और अब तक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आप लोगों को पता ही है इस एकेडमी पे हिंदी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की करवाई जाती है। आप लोगों को इस क्लास में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है मेरे कंटेंट में, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पैटर्न को लेकर के जो भी बातें हैं, वो सारे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग बिना टाइम गंवाते हुए इसे जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। इसमें एक स्थापना है यानी एजर्शन और दूसरा तर्क है यानी रीजन। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एजर्शन, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। रीजन, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर? एजर्शन क्या कहता है? सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्या कहता है? सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहता है। ठीक है। और रीजन में क्या है कि इसका कल्पना से कोई भी संबंध नहीं होता है। इसका कल्पना से कोई भी संबंध नहीं होता है। बोलिए, इसमें कौन सा क्या क्या सही है? बताइए बताइए। ये तो आपका सौंदर्य एजर्शन में कह रहा है सौंदर्य धर्मों का अलंकार होता है कहते हैं। ठीक है, ये तो सही हो गया। लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। क्या ये पॉसिबल है कि इसका कल्पना से कोई संबंध नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। क्योंकि काव्य में कवि जब तक कल्पना नहीं करेगा और तब जब तक वो इस तरह का कल्पना नहीं करेगा कि जीव जगत, नायिका वर्णन, वीरा वर्णन को जो लाता है अपनी कविताओं में, इन सारी चीजों का वो कल्पना करके उसमें अपना रंग नहीं भरेगा, तब तक वो काव्य अपना चमत्कार कैसे दिखाएगा? ऑफ कोर्स काव्य कवि लोग अपने काव्य को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए वो जरूर कल्पना करेगा ही करेगा। ऑफ कोर्स बिना कल्पना के कवि कवि कोई भी काव्य की रचना कर ही नहीं सकता है। जब तक उसके मन में कुछ भी अजूम नहीं होगा, वो कैसे अब किसी भी चीज को पेपर और पेन के पे उतार लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए इसमें तो ये ए सही है यानी एजर्शन सही है, लेकिन ये रीजन जो है ये नहीं सही है, ये गलत होता है। ठीक है, तो इसमें ए सही और आर गलत कौन है? तो हमारा ए नंबर हुआ, ए सही एंड आर गलत। क्लियर? ए सही एंड आर गलत। ठीक है, चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ये भी है स्थापना और तर्क। क्या है? एजर्शन में क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। क्या है ये? जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक क्या है? गणतंत्र, सॉरी, गणतंत्र एंड यूटोपिया है। ठीक है, क्या फिर से पढ़ते हैं? जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक, ये जो चंद्रगुप्त नाटक है ये स्वतंत्र और गणतंत्र का यूटोपिया। चलिए, ये तो सही हो गया। रीजन देखते हैं। इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। क्या बात कह रहा है रीजन में, बताइए। इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन, कभी भी अगर इतिहास कोई पढ़े, अगर कोई इतिहास पढ़े तो क्या वो प्रेजेंट से भाग रहा हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो इतिहास को उठा करके देखना, खंगालना, टटोलना एक इस बात का सबूत देता है कि वो आज में भी
आज में रहते हुए वो इतिहास को देख रहा है, कहीं ना कहीं पन्ने को पलटने में वो ये खोज रहा है कि हमें वहां से क्या सीख मिल सकता है, हम लोगों को क्या इसमें सीख दे सकते हैं, चीज़ों को जानकारी और विस्तार दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो वर्तमान से पलायन कर रहा है ना। और दूसरी बात कि गड़े मुर्दा, क्या अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं तो क्या वो गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है? नहीं, कभी भी नहीं होता है। इसे गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं कह सकते हैं, ये सरासर आरोप ही है, गलत बात है। तो यहाँ पर कौन सही है? हमारा इस तरह से हम क्या देखते हैं, तो एजर्शन हमारा सही होता है और रीजन हमारा गलत होता है। तो कौन इसमें ए सही और गलत होगा? तो ये हमारा सी नंबर जो है ये सही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, मैं फिर कह रही हूँ कि रीज़न असर्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसे पूरा डीप में समझा रही हूँ, आप लोग समझते चलें। लेकिन इसके बावजूद मैं जिस किताब के पिछले क्लासेस में, इससे पहले वाले क्लास में मैं उसका ज़िक्र की हूँ, आप लोग उन सारे बुक्स को देखिए, समझिए और पढ़िए। जब तक टेक्स्ट बुक को आप लोग रीड नहीं करेंगे तब तक आप लोग रीज़न असर्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीज़न असर्शन को सॉल्व करने के लिए उन सारे किताबों को डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूर पढ़ें आप लोग। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये भी हमारा रीज़न असर्शन से है। रीज़न के असर्शन हमारा क्या कहता है? मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। क्या है? मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। ठीक है, इसलिए रीजन में क्या बोल रहा है, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं है। क्या है? आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता है। बताइए, क्या ये सही है? ये तो सही समझ में आ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति क्या कहता है, सही है। कि उनके अगर जितने भी काव्यों को उठाकर देखा जाए, उनके जितने भी काव्यों को अब तक पढ़ा गया है, उन सारे काव्यों में भारत संस्कृति का भर भर के उन्होंने अपनी कविताओं में उसको हिस्सा बनाया। ठीक है, उसी को बेस बनाकर वो काव्य रचना किए हैं। रीजन में लेकिन उसका क्या उल्टा दे रहा है, काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत बात है एकदम। ये भी आरोप लग रहा है, ये भी गलत है इस लिहाजा से देखा जाए तो हमारा ए सही और आर गलत कहाँ है? ए नंबर में हम देखते हैं कि हमारा ए सही एंड आर गलत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते चलें, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्लासेस नहीं करवाऊंगी, इसके अलावा आप लोग जो भी पूछेंगे, जो भी समस्याएं होगी, मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगी। ठीक है, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो, मेरे क्लासेस के रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ये भी हमारा रीजन एजर्शन से ही आ रहा है क्वेश्चन। तो हमारा एजर्शन क्या कहता है, भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। क्या है? एजर्शन में भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध, भ्रम कल्पना, इसको अच्छा से पढ़ेंगे, भ्रम कल्पना प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव का महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। रीजन में क्या है? इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। क्या है? और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। बताइए, क्या सही है? फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा, आप अगेन एंड अगेन पढ़िए। भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। ये तो सही है। ठीक है,
अब देखते हैं रीजन में क्या है। इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना, अगर ऐसा दृष्टिकोण है और ऐसा हमारा अनुभव हो रहा है तो काव्य का प्रभाव रचना प्रक्रिया पर, संवादन का प्रणाली पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा दोनों ही सही है, यानी ए एंड आर दोनों सही है। ठीक है, ए एंड आर दोनों ही सही है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, पढ़िए इसे। मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ये भी रीजन असर्शन से है। तो असर्शन क्या कहता है, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। ठीक है, क्या है, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं। ठीक है, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। चलिए ये सही है, ये तो सही है। रीजन देखते हैं कि इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। क्या है, सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। असर्शन सही है। वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, ये सही है। लेकिन रीजन इसी के उल्टा है। इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है, ये गलत है। तो हमारा ए सही एंड आर गलत कहाँ है? तो पहले ही नंबर पे, ए नंबर पे हमारा ए सही एंड आर गलत है। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट्स करें, क्या परेशानी है वो दूर होगी। और रीजन असर्शन से ज़रूर परेशानी होती है बच्चों को। जो भी दिक्कत है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपसे परेशानी हो रही है, आपको समझने में परेशानी है, कोई दिक्कत है, समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, टफ पड़ रहा है, ये सामान्य सी बात है। ऑफकोर्स टफ पड़ता है ये चीज़, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग बुक्स मैं रेफरेंस की हूँ वो बुक्स आप लोग ज़रूर देखें। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी रीजन असर्शन से ही है। रीजन असर्शन में क्या है, असर्शन क्या कहता है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी आदर्शता दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्या है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्ध छाया दिखाई पड़ती है। ये तो समझ में आ रहा है कि सही है। ठीक है, ये तो सही समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं रीजंस के। रीजंस क्या कहता है हमारा, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। अब बताइए ये क्या बात कर रहा है, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। ये क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो यानी रीजंस क्या है, गलत है, और एजर्शन सही है। तो हमारा एजर्शन और रीजन गलत कहाँ है, तो हम देखते हैं सी नंबर में हमें दिखता है कि ए सही एंड आर गलत है। क्या है, ए सही एंड आर गलत हमारा वहाँ पर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ए नंबर लोकायतन, बी चिदम्बरा, सी गीतहंस, डी ग्राम्या। कौन सा सही होगा बताइए? पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन बता पाएगा? बताइए बताइए, कौन बता पाएगा? एनी आइडिया? बोलिए, एनी आइडिया? हम्म तो इसे चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या है? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा के लिए कब ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पंत को? कोई आइडिया है आप लोगों को? 1868, ठीक है, 1868 में इन्हें ये मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदम्बरा के लिए पंत को। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये आप लोग को पता है कि पंत को ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये प्रथम रचनाकार थे। क्या थे ये? प्रथम रचनाकार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत कौन थे? पंत जी थे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ इनकी अन्य रचनाएं। आज मैं फिर कुछ कुछ रचनाएं मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कुछ रचनाएं, ज्यादा नहीं। लोकायतन सीक्वेंस में बहुत पूछा जाता है इनके प्रश्नों को, पता है कि नहीं आप लोगों को? पल्लव, अच्छा ये ग्राम्या तो है, ये लोक पतन नहीं है। ठीक है, ये लोक पतन यहाँ गलत है, ये लोकायतन है। ठीक है, और गीत हंस तो इन्हीं का है, ये चारों इन्हीं का है। और स्वर्ण किरण, ठीक है, प्रथम रचनाकार थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ये कौन? यानी पंत। और चिदम्बरा को कब मिला था? 1868 में। नहीं 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 नहीं, एक मिनट 1868 नहीं, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक।
माई मिस्टेक है, हाँ। 1968 की जगह मैं 1868 लिख दी थी। 1968, ठीक है। इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद पर, और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था 1968 में, ठीक है। कोई समस्या? आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इनके सारे आप लोग ना, जितने भी ये हैं, वो सब कुछ आप लोग, मतलब जितने भी इन्होंने रचना लिखा है वो सब आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनको याद करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सीक्वेंस से पूछे जाते हैं और बहुत तरीक़ा से पूछे जाते हैं। मैं फिर से इसे लिख देती हूँ यहाँ 1968, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? फिर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न रीज़न असर्शन से आ गया है। रीज़न असर्शन में क्या है? मतलब एजर्शन में देखते हैं, नारीवादी पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, सही है। क्या है? नारीवादी पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, सही बात है। रीजन में देखते हैं, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है, अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है, सही बात है। कि ये पूरा हिंदी जो समाज है, मतलब हिंदी समाज नहीं, जो भी स्त्री लेखन पे अगर काम कर रहा है हिंदी साहित्य जगत में, वो पूरी तरह से पुरुष प्रधान जो है ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसको पूरी तरह से उस अस्तित्व को नकारता है। सिर्फ उस अस्तित्व को ही नहीं, इनफैक्ट पुरुष अस्तित्व को ही नकारता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रही, ऐसा यहाँ कह रहा है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये सही है और ये गलत है, ठीक है। क्या है? ये सही है और ये गलत है, आप लोग याद रखेंगे। तो ए सही और आर गलत हमारा कहाँ है? गलत गलत है और ये सही, ठीक है। ये हमारा सी नंबर में हमारा ये सही हो गया, ठीक है। यानी एजर्शन सही है और रीजन गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए। चलिए, नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज का, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए नंबर में अलंकार प्रकाश, बी नंबर में अंगद दर्पण, सी नंबर में आलम केली, डी नंबर में रतन हजारा। इधर रसलीन, आलम याकूब, रसनिधि, रत्न हजारा, भूषण। बताइए इसमें कौन सा है? मिलान करना है यहाँ। अलंकार प्रकाश किसका है? भूषण का है, ठीक है। अंग दर्पण किसका है? रसलीन का है। अंग दर्पण किसका है? रसलीन का। आलम के लिए किसका है? ऑफ कोर्स आलम का, ठीक है। अच्छा, रतन हजारा किसका है? रसनिधि का, ठीक है। एक का ये अंग दर्पण, रसलीन, आलम के लिए आलम और रतन हजारा रसनिधि, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ए का 5 कहाँ है? और मिल गया ए का 5 यहाँ ये है, बी का 1 ये हो गया, मिल गया। मतलब सी का कितना नंबर था? 3 नंबर था, नहीं आलम में होना चाहिए ना, हाँ 2 नंबर। और डी का कितना? रतन हजार 4 नंबर, ठीक है। तो ये हमारे सारे मिल गए, तो ये हमारे बी होगा।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। कोई दिक्कत है? आप लोग जब तक इस तरह से याद नहीं करेंगे, नहीं याद होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि सारे कवियों के जन्म, सारे कवियों के कर्मानुसार, सारे कवियों की रचना और जितनी रचनाएं उनको सीक्वेंस में भी लगाने आता है और इस तरह से मिलान भी करने आता है। जब तक नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज का ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। सेकंड अंतिम लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या हमारा ये क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। बोलिए इसमें कौन सा है लगाने को, लगाइए आप लोग। लगाइए कौन सा होगा, ए बी सी डी, कौन सा इसमें? चलिए मैं लगा रही हूँ अब। पश्चिमी पहाड़ी में क्या आएगा? पहाड़ी बोली में क्या बोले थे पश्चिमी पहाड़ी में? तो ये शिमला है, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी में क्या होगा? गढ़वाल, उत्तराखंड की तरफ बोली जाने वाली। और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? गाजीपुर। मगही कहाँ बोली जाती है? पटना, ठीक है। मगही कहाँ बोली जाती है? पटना। भोजपुरी गाजीपुर, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, और पश्चिमी पहाड़ी ये आपका शिमला होता है, ठीक है। यानी 3 में ए, गाजीपुर जो आपका होता है सी नंबर, पटना में होगा आपका डी नंबर, गढ़वाल आपका होता है बी नंबर। तो बताइए ए का 3 कहाँ है? ए का 3 हमारा 2 जगह है, ए में भी है सी में भी है। ये तो हो गया। बी का देखते हैं, बी का हमारा कितने में जाता है? 1 नंबर में। बी का हमारा यहाँ 1 आ गया है, यहाँ 4 है, तो मतलब ये कट गया। ये तो पहले ही कट चुका था, तो इसके मतलब है कि हमारा सी का 4 भी मिल ही जाता है, यहाँ डी का भी है, तो ये हमारा सही जवाब होता है, ठीक है। क्या है? ये हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलिए। क्लास के दरमियान ही आप लोग याद कर लिया करें। क्लास के दरमियान याद करने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। बाद में रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये वीडियो बार बार नहीं देखेंगे प्ले कर करके, तब तक आप लोगों को याद नहीं होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बहुत शॉर्टकट मरवा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही फैक्चुअल के साथ पढ़ा रही हूँ। कोई कोई मतलब किसी भी तरह का कोई आगे पीछे वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो है टू द पॉइंट की बात कर रही हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ याद करते चलें। और जो भी दिक्कत है तो फिर तो पूछिए ना, हम तो बताने के लिए रेडी हैं ही हैं। आप लोग पूछिए, हम बताएंगे, सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे आप लोगों के। और प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि हम लोगों का परिवार ये थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना, मुझे भी समझ में आएगा। आप लोग भी कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय। आप लोग तब तक अपने अपने घरों पे पढ़ाई करते रहें, मस्त होकर, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और स्वस्थ रहें। अपने और अपने परिवारों का ध्यान रखें। बाय बाय।